बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीकेंड आई होप आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा और बहुत बिजी गुजरा होगा। मेरा तो ये आजकल के दिन वाकई बहुत बिजी गुजर रहे हैं। मेरी तरह बहुत सारे घरों में कुछ फंक्शंस भी चल रहे होंगे, सो अच्छी तरह एंजॉय कीजिए, अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखिए। और इसके साथ साथ शहर में आज से बाकायदा तौर पर गुले दाऊदी की नुमाइश जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, ज़रूर जाके विज़िट कीजिए। बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है और हमेशा मैं तो जाती हूँ क्योंकि मुझे याद है जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी तो बड़ा खूबसूरत सा समा होता था। अब खैर मॉर्निंग वॉक के लिए तो नहीं जा रही, लेकिन आप फैमिली के साथ ज़रूर टाइम निकाल के जाइएगा। और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि ये नुमाइश सजाई जाती है आप लोगों के लिए, जाके ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए, क्योंकि PHA के जो माली हैं इनकी बहुत मेहनत होती है इस पर। अगर आप जाके फूलों को छेड़ेंगे तोड़ेंगे तो उनकी ये मेहनत ख़राब हो जाएगी। सो ज़रूर जाए, इंजॉय करें, जगह जगह रैपर ना फेंकें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। सो हम आइश के मनाजिर भी दिखाते रहेंगे आने वाले शोज़ में, ताकि आपको पता चले कि वहाँ अट्रैक्शन क्या है, जाकर पिक्चर्स ज़रूर बनाएं। सो हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको ज़रूर विश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमने सबसे पहले शामिल करनी है आज की टॉप स्टोरीज। खबरें क्या हैं? थानों में भी मोहसिन स्पीड, इंसाफ के लिए वज़ीर आला पंजाब मुतहरिक, FIR फौरी दर्ज होगी। अब YDA पंजाब और महकमा सेहत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शहर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों की OPDs बंद हुए पूरा हफ्ता हो गया। बिजली चोरी मुहिम के दौरान लेस्को की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर मेट्रो बस इंतजामिया भी बिजली चोरी में मुलव्वस। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिटेल्स आज के शो में। वेलकम बैक। खबरें आप जान चुके हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साहिब साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। साहिब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। FIR फौरी दर्ज होगी। सबसे बड़ी बात जो खबर में मुझे लग रहा है झूठी ये लिखी है। आई एम सो सॉरी, आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे। इंसाफ के लिए वज़ीर आला तो मुतहरिक हैं, लेकिन वज़ीर आला बार बार हॉस्पिटल्स की तरह अगर कोई दाद रसी के लिए पहुंचा है वहाँ पर थाने में और उसको FIR का इंदराज कराना है, तब वज़ीर आला तो नहीं जा सकेंगे। सो FIR का इंदराज मुश्किल तरीन मरहला है किसी आम इंसान के लिए। जी ना देखें, जब से IG पंजाब आए हैं और उनका दावा है कि वो वेलफेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आज भी 15 लाख रुपया, मैं कोई दिन नहीं गुजरता कि पंजाब पुलिस की वेलफेयर के लिए वो पैसे जारी नहीं करते। इवन संडे का दिन भी, कल भी 12 लाख या 15 लाख के चेक्स उन्होंने दिए हैं। भाई साहब, आवाम तक तो समरात पहुंचने चाहिए ना। यही मैं शुरू कर रहा हूँ कि 15 लाख आज दिए हैं और फिर बुला के कभी ये कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, ASA की ख्वाहिश होती थी कि IG पंजाब उनको मिले और ये IG उनको मिल रहे हैं। नहीं, वो तो मैं मानती हूँ। सुन रहे ना, मैं थोड़ी सी मुझे ग्राउंड बना दीजिए। अब IG पंजाब इनकी वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। फिर वो दावा भी करते हैं जी कि मेरी पुलिस जो है बड़ा काम कर रही है। मैं जब भी मिला हूँ तो मैं IG साहब कहता हूँ कि आप बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त काम करें, लेकिन आपकी पुलिस सारे वेलफेयर के इंसेंटिव्स लेने के बावजूद उस तरह लोगों को डिलीवर नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। आप चले जाएं किसी भी थाने में। अब CM साहब जब पहला विज़िट किया था तो उन्होंने देखा था कि वहाँ पे कांस्टेबल ने 1000 रुपया लिया था सिर्फ दरख्वास्त जमा कराने के लिए। तो अब रात को भी CM साहब, ये वो थाना कल्चर की तब्दीली है ना जिसकी हम बातें कर रहे हैं। और थाना कल्चर की तब्दीली मेरा नहीं ख्याल, मैं पिछले जो 10-15 साल से देख रहा हूँ जितने IGs आए हैं वो कहते हैं थाना कल्चर तब्दील होगा। मेरा नहीं ख्याल, 0% CM साहब इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि थानों को दोबारा से और ये थाने वालों को पता है कि किसी भी थाने में CM साहब आ सकते हैं और ये इन्होंने बड़ी तैयारियां की हैं। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी कबाहतें हैं कि आपकी सोच है किसी भी थाने में आपको, हर बंदे को पर्सनल कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। मैं हूँ, सिपरा साहब है, हर रोज़ कोई किसी ना किसी जगह पुलिस पे आपका राब्ता रहता है, कोई वास्ता पड़ता है। मेरे अपने एक भांजे के साथ पिछले हफ्ते वारदात हुई, अभी तक पर्चा नहीं हुआ। मैं जानबूझ के इसको रोका हुआ है कि मैंने कहा कि जिस दिन ये बात करेंगे मैं उनको कहूँगा ये देखें, ये आपका तरीक़ाकार है, ये आपकी सर्विसेज हैं। और किनाल के ऊपर वारदात हुई है, गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल सवार बंदे से पैसे लेके गए हैं, जाते हुए 2 फायर उसके पाँव में मार के गए हैं, उसका मोबाइल लेके गए हैं। एप्लीकेशन थाने में जमा है, अभी तक पर्चा नहीं कटा, 7 दिन हो गए। हालांकि इसका पर्चा फौरी तौर पे होना चाहिए। और जब मैंने उनको बताया है तो उसके बाद उन्होंने ये स्नैचिंग की FIR दी है। पहले वो
दुपट्टे की FIR दे रहे थे, वो कह रहे थे गोलियों का जिक्र ना करें, आपको बार बार थाने आना पड़ेगा। जब आपका ये लेवल हो और आपके अफसरान इस बात को ना मान रहे हों तो फिर उस साहिब साहब FIR का इंदराज इतना मुश्किल मरहला क्यों है, क्या वजूहात है? मुझे उसकी वजह ये है कि फिर क्राइम बढ़ेगा, फिर ये अभी तो फिर इन पे बात आएगी, फिर इनके अभी ये कहते हैं जी कि क्राइम इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है और इनके मुताबिक, लेकिन जो इन्हीं का डाटा है उसके मुताबिक बात की जाए तो पिछले साल वो इनके पास बड़ा अच्छा बहाना होता है, आबादी की बता देते हैं कि लाहौर की इतनी आबादी, महंगाई बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और पिछले साल की निस्बत 30 से 32% FIR एक्स्ट्रा दर्ज हुई हैं पिछले साल की निस्बत। अभी 1.5 माह बाकी है। तो मसला ये है कि आप बजाय इस बात के कि आप अपने छोटों की बात सुनते हैं, मतहतों की बात सुनते हैं, आप पब्लिक की बात ही नहीं सुनते। पब्लिक की बातें सुने ना तो आपको पता चले। कचहरी भी लगाते हैं, खुली कचहरी में कितने लोग आते होंगे, 10 या 12 लोग आते हैं। वो बेचारे जो बताते हैं IG साहब उसका हल कर देते हैं। असल मसला है थाने लेवल पे ठीक होना चाहिए, आपके SP अवेलेबल होना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, IG साहब के PSO के भी इलम में है, IG साहब के DPR के इलम में भी है, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के अफसरान के इलम में है। मैं एक SP साहब के दफ्तर गया, एवं ही मैं वहाँ पर पता चला नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके कमरे में चले जाते हैं। आधे घंटे बाद मैंने उनके अर्दली को कहा कि बेटा अंदर चेक करें। उन्होंने कहा साहब ने मना किया हुआ है। 1 घंटा 40 मिनट बाद मैंने IG के DPR को फ़ोन किया, उनके मुतलका DIG को फ़ोन किया। मैं वहाँ बैठा था, मैंने कहा चेक करते हैं। और अभी ये आप थे, 1 घंटा 40 मिनट बाद फ़ोन करवाने के बाद दरवाज़ा खुला है। तो अगर SPs का ये हाल है तो आपके कहाँ थाना कल्चर ठीक होगा? आपने खुद ही बात बता दी, वो तो साहब लोग हैं। शाहिद सिपरा साहब, आप भी आना चाहोगे? किसी का एक्सपीरियंस FIR के इंदराज का पता चला है तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। देखें, FIR तो आजकल पुलिस बड़ा दावा करती है और हमने सुना भी है कई दफ़ा कि FIRs हम दर्ज कर रहे हैं, इस वजह से क्राइम का रेट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। और CM साहब से भी बड़ी दफ़ा सवालात जो हैं वो साफ़ियों ने किए हैं उनकी जानिब से, और साथ में जब IG साहब खड़े होते हैं तो यही जवाब दिया जाता है तो FIRs हम लोग दर्ज कर रहे हैं। तो कल CM साहब ने खुद जाके थाने में देख लिया कि FIRs पुलिस किस तरह दर्ज कर रही है और जिस फैमिली के साथ वो खड़े हैं उनका तो वो वाज़े नज़र आ रहा है कि उनके साथ क्या हादसा पेश आया, वो तस्वीर और वीडियोज़ में पता चल रहा है। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। साई साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, साई साहब को अच्छे से पता है कि ये दौरान डकैती अगर फायर हो या डकैती मर्डर हो तो ये FIR नहीं देते। उसकी क्या वजह है कि वो संगीन जुर्म में आ जाता है कि उस थाने की हदूद में ये इस नौयत का जुर्म हुआ है जिस पर उनकी जवाबदेही होती है। ये मुद्दई को डराते धमकाते हैं कि आप इस तरह का मुकदमा दर्ज ना कराएं, आपको थाने आना पड़ेगा बार बार। हालांकि ये उनके अपनी परफॉर्मेंस का मसला होता है, उनके अपने थाने की हदूद का मसला होता है कि जिसमें इस तरह का खुदा न खासा वाक़या रूनुमा हो। मुझे ये बताएं, अगर डकैती मज़ाहमत पे मर्डर हो जाए या डकैती मज़ाहमत पे ज़ख्मी हो जाए तो पुलिस की तारीख में ये सबसे बड़ा क्राइम इसको समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साई साहब कह रहे हैं कि 7 रोज़ बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो यही कह रहे हैं कि छीना झपटी का मुकदमा दर्ज करें ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन ना करना पड़े। पुलिस का कल्चर जिसकी हम बात करते हैं, पुलिस का कल्चर अगर ठीक हो जाए, आम साइल थाने में जाने से आज भी घबराता है। उसकी कोशिश होती है कि बाहरी सतह पे या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके किसी की सिफारिश करवा के जो मामला है इसको रफा दफा करवा लें। अदरवाइज जो थानों के चक्कर हैं, जो आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, शाम का टाइम देंगे तो IO साहब पता नहीं कितने बजे आए, जब IO साहब आएंगे तो वो ऑलरेडी किसी पार्टी ने मैनेज किया होगा। तो ये तो आम रूटीन की बात है। इसलिए ये जो कल्चर है सिफारिश का हो जाना, रिश्वत सतानी हो जाना, इसका खात्मा तो झाड़ के वो बार बार कहते हैं चलो जी भाई बाहर निकलो। झाड़ने से हट के जब आपने उसकी बात ही नहीं सुननी तो अल्टीमेटली वो उसको दफा ही करेगा। वो कहेगा यार चले छोड़े, एक तो डकैती हो गई, एक तो नुकसान हो गया, दूसरा आप अपनी जो रोज़ाना रोज़ी के लिए निकलते हैं, दफातर से छुट्टी, अगर कोई काम करने वाला बात, अगर मेहनत मजदूरी करने वाला तो उसकी वो रोज़ाना की जो उजरत है वो गई। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने सब सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। साई साहब को पता है कि फ्रंट डेस्क बनाए गए। उसकी क्या वजह थी कि आपकी इनिशियल एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे सबमिट होगी और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FIR दर्ज होगी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज को आज तक बुलाया ही नहीं जाता। एक पार्टी दूसरी पार्टी को मैनेज करती है, जिस तरह भी करती है। पुलिस मैनेज होती है, अच्छा हर डिपार्टमेंट होता है, मैं सिर्फ पुलिस की नहीं बात कर रहा, हर डिपार्टमेंट मैनेज होता है। लेकिन ये पुलिस पर क्यों उंगलियां उठाई जाती हैं कि इनको देखकर हमें
तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम इनको देख के अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे तो फिर मुझे बताएं मुआशरा कैसे चलेगा। पूछने दे, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। जब से आईजी साहब आए हैं वो अपनी टीम के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर के लिए। तो फिर आईजी साहब इनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते? हर मंथ इनके काम की रिपोर्ट क्यों नहीं लेते? कोई सजा जजा का निजाम भी आपको बताने लगा था कि आईजी साहब जो हैं वो इनसे पूछे ना कि भाई क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, वारदातें क्यों इतनी बढ़ गई हैं। आप डीपीओ को बुला रहे हैं, आप उनके लोगों को दिखा रहे हैं कि ये बड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, इतनी बड़ी फोर्स है, पढ़े लिखे लोग बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ये भी तो पूछें कि आपके शहर में इतनी बड़ी बड़ी इतनी डकैती है, क्यों नहीं ट्रेस हुई? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि कभी आपने सुना था, आपको भी 12-15 साल हो गए हैं यहाँ पे, कभी करोड़ की डकैती आपने सुनी थी? हर हफ्ते में 10-12 डकैतियाँ करोड़ों की होती हैं। और पहले ये होता था कि जितनी बड़ी वारदात होती थी, जिस तरह सिपरा साहब डिस्कस कर रहे थे, जो संगीन क्राइम होता है उसके लिए आईजी ऑफिस का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वहाँ से कॉल्स जाती हैं मुद्दई को, डीपीओज़ को, डीएसपीज़ को। पिछले 3-4 माह से मैंने देखा ये कल्चर भी ख़त्म हो गया। तो आप जो अगर मैंने तो जो लोगों के एक्सपीरियंस सुने ना, मुतासिरा फैमिली जिनके साथ जुल्म होता है उनको भी ऐसे डराया धमकाया जाता है कि वो साइड पे होके बैठ जाते हैं। क्राइम कंट्रोल जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। पुलिस वाले इस बात पे बड़े खुश होते हैं किसी इलाके में मर्डर हो जाए ना, क्योंकि दोनों तरफ से उनको पैसे आते हैं, मुद्दई से भी मुलजम से भी। अगर किसी जगह पे डकैती हो जाए तो उनकी बिल्कुल सीटी गुम हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे काम करना पड़ेगा, चोर डाकू पकड़ने पड़ेंगे, तो उस तरह फोकस ही नहीं कर रहे। मेरी आईजी साहब से ये रिक्वेस्ट है, सीसीपी लाहौर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों से कम ये ज़रूर पूछा करें कि आपके इलाके में क्राइम बढ़ गया है। क्राइम अब प्रायोरिटी रहा ही नहीं, क्राइम को फोकस ही नहीं किया जाता, ना क्राइम पे कोई मीटिंग इस तरह होती हैं। इससे पहले हमने देखा है कि बड़ी मीटिंग्स होती थी, बड़ी सख्ती होती थी, डीपीओज़ डरते थे। अब तो वो कोई चक्कर ही नहीं, अब तो हर बंदा रूटीन में लेता है, चूँकि आईजी साहब उस तरह सख्ती करते नहीं जिस तरह करनी चाहिए। ये रात में हुआ है, डकैती मर्डर हुआ है आपके मांगा मंडी के इलाके में, शाम के बटिया में हुआ है। किसान आदमी खेतों को पानी लगा रहा है, उसके पास क्या होगा? उसमें कितना, कौन सा मोबाइल होगा उसको, जिसकी वीडियो जो तस्वीर मैंने भी देखी है, सही साहब ने भी देखी होंगी, उससे आपने चंद हजार रुपए होंगे उसके पास, चंद हजार का मोबाइल होगा, उसने उस मोबाइल की लड़ाई उसका। अच्छा, अब गरीब आदमी तो मर गया, लेकिन है तो ये संगीन जुर्म। मुझे बताएं आज कहाँ पे है? कल 12-13 घंटे गुजर गए, यही मुझे अब वाइंड अप करना खबर को। एक सजेशन आपसे चाहिए कि ये इसका हल क्या है। मतलब ठीक है, सीएम साहब बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, अब सीएम साहब उस टाइम पे नहीं पहुंच सकते जब कोई दाद रसी के लिए एफआईआर कराने गया है। सीएम साहब तो हंगामी दौरा करेंगे, वहां पर जाके पूछेंगे और अहकामात जारी करके आ जाएंगे ना। बिल्कुल जल्दी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोगों की मेरिट पे एफआईआर हैं वो जो आपने क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके मुताबिक होनी चाहिए। आईजी साहब को चाहिए कि इनको सोशल मीडिया पे बिल्कुल फोकस करें, अपनी पुलिसिंग करें और अपना मोराल हाई करें, लेकिन लोगों के मसाइल सुने। लोग बेचारे पिस रहे हैं, आपके थानों में उस तरह सुनवाई नहीं होती जिस तरह आप दावे करते हैं। ऐसे ही आप अगर सिर्फ सोशल मीडिया की हद पे चले गए हैं तो पंजाब पुलिस इस वक्त दुनिया की बेस्ट पुलिस है, लेकिन अगर क्राइम के हवाले से देखें तो आपके पंजाब में इस वक्त 30 से 35% क्राइम बढ़ चुका है। मैंने इन्हीं का डाटा दिया था, कोई 4-5 माह पहले 15 की कॉल्स का डाटा दिया था। डकैती है, इसको नहीं कहते कि स्नैचिंग हो गई है, इसको डकैती वो कहते हैं जहाँ 5 से ज़्यादा डाकू जाते हैं। तो 75 कॉल थी, पहले महीने में सिर्फ 7 एफआईआर हुई थी, 11% से ऊपर एफआईआर ही नहीं डकैती की दर्ज हुई। जब एफआईआर डकैती की दर्ज होगी तो उस मुतलका एसएचओ को पूछगिछ होगी, डीएसपी को होगी, डीपीओ यानी ये अपने आप को बचाते रहे तो आवाम रहे। तो आप बजाय इस बात के आप अपना बिल्कुल इमेज बिल्ड करें, लेकिन पब्लिक का ख्याल करें। आपको अरबों रुपए का जो है वो बजट दिया जाता है, आपके पास 2 लाख की फोर्स है, बिल्कुल आपके पास माजरत के साथ फिर इतना सब कुछ लेने के बावजूद ये नाम के अवाम के मुहाफिज हैं, कोई अवाम के मुहाफिज नहीं। सिप्रा साहब एक सजेशन देखें, सजेशन क्या देनी है? थाना कल्चर हम लोग सुनते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं, छोटे होते थे उस वक्त से चले। सजेशन क्या है कि हमारे रवैये नहीं चेंज होने। जब तक जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे उस वक्त नौकरी को नौकरी समझ के करता हूँ। मैं कल परसों की बात करता हूँ, मैं एक्साइज के दफ्तर के बिल्कुल सामने पार्क है छोटा सा, वहाँ पे पुलिस के 2 कांस्टेबल खड़े थे। वो बच्चा पढ़ रहा था, उससे मेरे सामने 2000 रुपया लिया। मैंने उसको कांस्टेबल दोनों को बुलाया, मैंने कहा बेटा ये पार्क में पढ़ने वालों को तो बख्श दो, आपके पास बाहर थोड़ी जगह है। तो आईजी साहब बिल्कुल इनको फोकस करें, सीसीपी साहब फोकस करें, लेकिन खुदारा इनको कहें कि लोगों की पब्लिक प्लेसेस पे अगर कोई बैठ के बातें कर रहा है तो वहाँ कोई ऐसा गंद नहीं होता। आप बाहर सड़कों पे चीज़ें कंट्रोल कर लें, आप डाकुओं को पकड़ लें। वो जो बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा था
उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं उसके साथ भी खड़ा हुआ, मैंने उसका सारा कुछ देखा। मैंने कहा भाई आप देखें, मैंने कहा यार इस तरह ज्यादती ना किया करें, क्यों आप इन लोगों को सही बात है पार्क में आने से भी डरा रहे हैं। तो खुदारा आप बिल्कुल चीज़ों को ठीक करें। यानी जो असल काम है ना वो नहीं करना, बस लोगों को तंग करना है। खैर हमने अगली खबर की तरफ भी आना है। अगली खबर होगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ी है, आई डोंट नो कि आखिर ये यंग डॉक्टर्स चाहते क्या हैं। कोई तो इसका हल निकालना चाहिए। मतलब 6 से 7 दिन होने पे आ गए हैं। आईजी साहब से आपकी डिटेल मीटिंग हुई, आपको यकीन दहानी कराई गई कि आपको इंसाफ मिलेगा। बावजूद इसके शहर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में ओपीडीज बंद हैं और पूरा हफ्ता हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। सिप्रा साहब, इनकी तनख्वाहें क्यों नहीं रोकी जाती? कोई तो हल निकालना चाहिए। तनख्वाह बुनियादी होता है, आपका हक, उसको रोकना मुश्किल होता है, उसमें कवानीन। अच्छा, ये बुनियादी हकूक जिसके मर्जी अच्छा, पामाल करें। अब आपने एक क्वेश्चन किया है, अब सिप्रा उसका साहब जवाब जवाब तो लेना। देंगे। आप भी साथ दे रहे अभी हैं। वो एक हफ्ता आप काम नहीं कर रहे और आप पूरी साथ तनख्वाह नहीं ले दे रहे हैं। रहा, आपने एक तनख्वाह मिनट, का आप पूरा पूछा हफ्ता काम नहीं करेंगे, आपकी तनख्वाह मिलनी चाहिए मुझे कि फाइन हो जाएगा। नहीं? तनख्वाह रुकनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये तो फाइन गुंडागर्दी के है, साथ ब्लैकमेल अच्छा, करते बात हैं। तो सुन, आपने तनख्वाह का पूछा, मैंने उसकी कानूनी बात की। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। मैं तो हमेशा इनकी मुखालफत की है मैंने, डॉक्टर्स की। इनका काम नहीं है सड़कों पर एहतजाज करना या ओपीडीज को बंद कर देना या इमरजेंसी को बंद करके बैठ जाना या भूख हड़ताल पर चले जाना। मैंने तो वो चीज़ें भी कवर की हुई हैं जब ये भूख हड़ताल करते थे, टेंट लगते थे, और उस वक्त बड़े बड़े जब ये यंग एसोसिएशन बन रही थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज से 10-12 साल पहले की बात की। ये तब से चलते आ रहे हैं और उस वक्त जो जिन लोगों ने इनको परवान चढ़ाया, आज वही जो है इनके सामने बेबस नजर आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली सियासत ना करें ना। आप देखें, हम लोग थोड़ी देर पहले एक मर्डर का जिक्र कर रहे थे कि आपके शाम के भटिया में हुआ है डकैती मर्डर। अगर एक डॉक्टर मर्डर हो गया है तो आप 7 दिन से हॉस्पिटल क्यों बंद करके बैठे हैं? इसका क्या मतलब है कि आपके मुतालबात कुछ और हैं। इसके पीछे इस एहतजाज की आड़ में मुहर्रिकात कुछ और होंगे। इसमें इस खबर में लिखा हुआ है कि मुतालबात जब तक नहीं माने जाते दायरा कार वसी कर दिया जाएगा, पंजाब भर के हॉस्पिटल्स की ओपीडीज को बंद किया जाएगा। भाई वो मुतालबात तो सामने रखें तो सही ना, कम से कम पता तो चले कि कौन से मुतालबात हैं। आप तो एक कत्ल की आड़ में ये सब चीज़ें बंद करके बैठे हुए हैं कि डॉक्टर का कत्ल हुआ उसकी बुनियाद पर सब चीज़ें बंद की हैं। और जो रोज़ाना ना सिर्फ लाहौर बल्कि मज़ाफात से हज़ारों की तादाद में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आप उनको चेक नहीं कर रहे। बुनियादी डॉक्टर का काम क्या है? मसीहा हम इनको कहते हैं। उनका काम है इलाज मुआवजा देना। आप इन डॉक्टर्स को आप मरीजा नहीं देखें, उन्होंने जो एक हफ्ता हो गया जो कि हल्फ ब्लैकमेलिंग उठाया, पे उतरे हुए हैं, देखें वो तो गुंडागर्दी मैं पे तो उतरे कह रहा हूँ हुए हैं। कितने सालों से है ना। अब कौन सी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ किया है? कुछ भी नहीं किया आज तक। हमेशा एक वक्त आया था कि शायद हमने पाक फौज से कुछ खिदमात ली थी, शायद कोविड का सीजन था साहिब साहब, उसके बाद अदरवाइज हमेशा ये डॉक्टर्स एहतजाज पे जाते हैं और इनके सीनियर इनकी बैक पे खड़े होते हैं और उसको बुनियाद बनाकर ये अपने जायज़ और नाजायज़ मुतालबात तस्लीम करवाते हैं। मुझे बताएं कि एक जो होता है अलामती तौर पर मुजाहरा करना, अलामती एहतजाज करवाना, डॉक्टर का कत्ल जो है कोई अच्छी बात तो नहीं है। किसी इंसान का कत्ल कर देना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को बनाकर आप मुहर्रिकात कुछ और हों और एहतजाज का रास्ता अपना लें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अलामती हड़ताल करें, आप अलामती एहतजाज अपना रिकॉर्ड करें, उन कातिलों को गिरफ्तारी जो है उसका मुतालबा करें। ये तो चाहे चीज़ समझ आती है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। इस मुतालबे के पीछे जितने मर्जी लोग परेशान हो, जितने मर्जी लोग बीमार हो, अस्पतालों में आए, वो वापस जाएं, क्योंकि आप एहतजाज करें। आप बिल्कुल देखें, एक चीज़ है, ये अमीर लोग जितने भी हैं वो तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, उधर तो कोई जाता ही नहीं। तो गरीब लोग जाते हैं, इनको पता है कि इनके पास। आप यकीन माने साहिब साहब, एक बूढ़े आदमी रो रहे थे कि मैं किराया खर्च के जैसे आया हूँ, ये मैं जानता हूँ, और मुझे पता चला कि यहाँ एहतजाज। आप ओपीडी जाकर देखें किस तरह रश होता है। मियो हॉस्पिटल की, सर्विसेज की, गंगाराम की, हज़ारों लोग बेचारे एक हॉस्पिटल की ओपीडी में हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। फिर आपको ये सोचना चाहिए कि या तो हो पुलिस काम नहीं कर रही या पुलिस उस पर वर्किंग नहीं कर रही। आईजी आपका ऑन बोर्ड है, आपका आरपीओ गुजरात ऑन बोर्ड है, डीपीओ गुजरात जो है वो हर रोज़ कोई इनके से मिल रहे होते हैं, जो भी प्रोग्रेस हो रही है इनको बता रहे होते हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला जल्दी मुल्ज़मान पकड़े जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर कोई ऐसा सानहा हो गया है तो आप काम करना छोड़ दें। आप लोगों की मुश्किलात देखें, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वो बेचारे जो गरीब आवाम वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में आती है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो ओपीडी में लोग आते हैं, लाइनों में लगे खड़े होते हैं।
आप उनका ख्याल कर लें। वो आपको चेक करवाने के लिए कितनी कितनी दूर से मुझे आते हैं। सिर्फ ये बता दें, हर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, हर हॉस्पिटल का एमएस है, क्या वो भी इनके आगे बेबस है? हाँ, जब पूरी वो एक एसोसिएशन होती है, एक यूनियन होती है, कोई भी एक्शन लिया जाता है तो आपको पता है वहाँ पे जाके फिर सारे के सारे शहर के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ इकट्ठे होकर उसको हरासा करते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज होता है। फिर वो डॉक्टर भी तो इन्हीं का हिस्सा होता है ना। साई साहब उसी कोई तो community हल का हिस्सा। होगा। सिप्रा साहब, एक हफ्ता गुजरा, हम यही कहें कि ये एसोसिएशन है, इनके आगे सब बेबस है, अगला हफ्ता भी गुजर जाएगा। देखें, पहले तो इस बात को तहकीकात होने देना कि मैं तो इस पे जा रहा हूँ, इस बात पे कि इस चीज़ को आप बुनियाद बनाकर एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अगर हो सकता है अगर वो कत्ल हुआ तो वो किसी जाती रंजिश की वजह से भी हो सकता है, कोई घरेलू तनाज़ा भी हो सकता है, डॉक्टर की वजह से उन्होंने hit किया। या ये है कि डॉक्टर्स को कत्ल सर, जो है इनका तो वो वतीरा है, कोई जरा सी मरीज परेशानी में मैं तलकलामी वही तो करे बात तो ये कर- काम छोड़ के बैठ मैं जाते तो हैं। वही बात कर रहा हूँ कि आप इस कत्ल को, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम भी मुतालबा करते हैं कि इनके कातिलों को गिरफ्तार चाहिए, किया जाए और जरूर। सामने लाया जाए, लेकिन इस एहतजाज की आड़ में काम छोड़ देना, मरीजों का इलाज मुआवजा ना करना, ये कोई दुरुस्त बात नहीं ये है। हम देखें तो ना, ये बात कर माफिया रहे हैं। जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह यंग आप डॉक्टर पुलिस से एसोसिएशन कर रही मसरूर है। जिस मुतालबा तरह करें। आटा फ्लोर मिल वालों को थोड़ा सा गवर्नमेंट खेलती है, वो आटा सप्लाई बंद करके, उनको पता है ये लोगों की मजबूरी है और इसके बगैर गुजारा नहीं है। चीनी को जब थोड़ा सा खींचा जाता है वो माफिया सप्लाई बंद कर देता है। इसी तरह हमने देखा है कि किसी जगह पे भी अगर डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत मेरिट पे काम करने का कहा जाए और उनकी मर्जी की बजाय जो गवर्नमेंट के SOP हैं उसके मुताबिक ड्यूटी करना कहा जाए तो ये एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, ये OPDs बंद कर देते मुझे हैं। याद है आपके हमारे CM साहब ने कोई आज से 2-3 महीने पहले विजिट किया था सर्विसेज हॉस्पिटल का, शायद उनकी तकरीर उन्होंने की थी इन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ। मुझे उनके अभी भी अल्फाज याद हैं कि हम आपको हर तरह से सहूलत देंगे। गवर्नमेंट का काम है आपको सहूलत देना, कि आपके दरवाजे के बाहर जो है बेल सुनने वाला भी जो कासिद है या PN है वो मौजूद होगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, परफॉर्मेंस करना है। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने परफॉर्म ही नहीं करना और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती जाए, हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करती रहे, इमरजेंसी में बेड्स बढ़ाते रहे और आप लोग जो है बाहर स्याह पटियां बांध कर एक नॉर्मल सी बात है, जिसका कोई प्यारा अस्पताल में हो, इस हालत में हो कि उसका बचना मुश्किल नजर आ रहा हो, फैमिली एग्रेसिव हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। ये तो उस बात पे भी लेकिन ये उस वक्त होती है जब आपका सुनने वाला नहीं होता। हाँ। अग्रेशन उस वक्त आता है, गुस्सा उस वक्त आता है जब आप डॉक्टरों के पीछे पीछे कि आप किसी नर्स के पास गए, दूसरे बात नहीं सुनी, आप और ये नॉर्मल बिहेवियर है हॉस्पिटल्स में। देखे ना, चेक करना। अच्छा, मैं हूं ना, मेरा पेशेंट है, खुदा ना खास्ता अगर किसी का भी पेशेंट है, अब वो जाएगा डॉक्टर के पास, वो इस उम्मीद से जाएगा कि उसकी हालत बिगड़ रही है या खराब हो रही है तो आप चेक कर लें, तो ये डॉक्टर का काम है कि उसी वक्त आ जाए। आप उसको कुछ और जवाब दे देंगे कि अभी राउंड हो गया है, अभी चेक हो गया है, तो इस पे अग्रेशन इस पे आता है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई कह रहा है कि मेरे पेशेंट को चेक कर लें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपकी तो ड्यूटी है ना, ऐसे ही है। आप उस ड्यूटी को निभा दें थोड़ी देर के लिए। इस चीज़ को बुनियाद बना के इस तरह की चीज़ों को आप स्ट्राइक पे चले जाएं, अपना मसीहाई जो किरदार है उसको छोड़ दें, ये कोई लेकिन मुनासिब बात इसका नहीं। कोई ना कोई हल होना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ता ऑलरेडी गुजर गया है। मैं तो CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस पर खुसूसी तौर पर नोटिस लें और इसका कोई ना कोई हल निकालें, अदरवाइज बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और सबसे अहम टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें और आपको ज़बरदस्त टिप्स दें, क्योंकि आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि सर्दियों में हमने स्किन की हिफाजत किस तरह से करनी है। स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा और इसके साथ साथ शादियों का सीज़न चल रहा है, तो जिनकी शादी है, लड़के और लड़कियां दोनों, उन्होंने अपनी स्किन केयर कैसे करनी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सानिया जावेद ने हमें ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो सारी टिप्स वो आपके साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम ओवरऑल जो सबने सर्दियों में स्किन केयर अपनी करनी है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबको किस तरह से सर्दियों में अपनी स्किन की हिफाजत करनी है। अच्छा, विंटर्स में सबसे कॉमन इशू जो देखने में आता है कि ड्राइनेस की वजह से डलनेस बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाती है। सो जब भी स्किन ड्राई होगी, डलनेस तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ स्किन सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर इचिंग, रेडनेस, ये तमाम चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन सा हल ये है कि आप अपनी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज रखें, अपनी इंटरनल बॉडी को भी मॉइस्चराइज रखें, अपना गुड लिक्विड इनटेक रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल रखें। और सर्दियों में लोग कहवों का इस्तेमाल, यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा
करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखती है। साथ ही साथ अपनी स्किन की हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें, कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर रूटीन में रखें, या आप अर्के गुलाब ग्लिसरीन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वली बना के उसको अपनी स्किन के ऊपर लगाते रहें ताकि आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड रहे। अच्छा, मैंने सुना उससे रंग भी गोरा होता है, क्या बाकी ऐसे है? बेसिकली हाइड्रेशन की वजह से कलर में इम्प्रूवमेंट आती है, ग्लो आता है। तो जब भी आपको करना है तो आप अपनी स्किन को जो वेल हाइड्रेटेड रखेंगे तो ड्राइनेस नहीं आएगी, जब ड्राइनेस नहीं आएगी तो डलनेस और सेंसिटिविटी नहीं आएगी। जब यूज़ करते हैं ना तो वो एकदम से फेस पे आपके ऐसे फील होता है कुछ गरम गरम लग रहा है, सो उसकी क्या रीज़न होती है और उसका कोई नुकसान तो नहीं है? समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन पे सूट नहीं कर रही होती, तो इंस्टेंटली अगर कोई चीज़ आपको ऐसे फील हो रही है तो आप पहले उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर लें और फिर अपनी स्किन पे लगाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा फील हो तो इसका मतलब है स्किन को वो सेंसिटिव कर रहा है, तो वो चीज़ ना यूज़ करें। सही सही। और सोप का इस्तेमाल, क्योंकि लोग कहते हैं कि सोप भी आपकी स्किन ड्राई कर देता है, या फिर आप जो भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या वो भी मैटर करता है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ चीज़ों में सैलिसिलिक एसिड या नीम या टी ट्री की चीज़ें जो डली होती हैं वो आपकी स्किन को ड्राई करती हैं। तो सबसे बेहतरीन है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप कोई भी अच्छा मेडिकेटेड मॉइस्चराइजिंग सोप ले लें और वो अपनी रूटीन में रखें। बेसिकली पानी का पीएच हमारी स्किन से मैच नहीं करता, इसलिए हमारी स्किन ड्राई ज़्यादा होती है। इसके साथ अगर हम और जैसे मैंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए, अगर ये कंबाइंड होंगे तो स्किन मज़ीद ड्राई होगी। तो सबसे सिंपल हल इसका ये है कि आप अपनी स्किन में कोई भी मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग सोप रखें, वो आपकी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखेगी। इसके साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि शादियों का सीज़न है, ब्राइड एंड ग्रूम्स के लिए कुछ बताएं या उनकी फैमिलीज़ के लिए, तो हाइड्रा फेशियल एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है जो विंटर्स में आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट रखता है और क्लियर रखता है, एक आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो रखेगा। और ये वो प्रोसीजर है, जैसे आप सैलून फेशियल्स की बात करें, आपको हर महीने या 15-20 दिन बाद कराना पड़ता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। ये आपने एक बार तो स्किन को मेंटेन कर लिया और कई महीनों के लिए आपकी स्किन मेंटेन रहती है। तो आपको रिपीटेड सेशंस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार कराया, 3-4 महीने आपकी स्किन अगर सही रह रही है या 6-8 महीने भी ठीक रह रही है, तो आपको दोबारा इसमें रिपीट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इशू ये है कि यहाँ से शादी होती है और वहाँ से हम ऐसे प्रोसीजर कराने जा रहे होते हैं, गैप कितना होना चाहिए टाइम का? एटलीस्ट 10 डेज़ का गैप होना चाहिए, 7 to 10 डेज़, कभी भी उससे पहले हम 10 दिन का मस्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं इसमें कुछ मैजिकल चीज़ नहीं होती कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स दे। और हमेशा ये चीज़ जहन में रखें कि जो इंस्टेंट रिजल्ट्स देने वाली चीज़ें होती हैं वो नुकसान भी देती हैं। आपने देखा होगा अक्सर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ये कंप्लेंट आती है कि शादियों के सीज़न में, अब तो खैर कम होगी, पहले बहुत ज़्यादा थी, कि शादियों के सीज़न में 3-4 दिन के बाद ब्राइड्स के मुंह पे एक्नी की इरप्शन आना शुरू हो जाती थी, बहुत ज़्यादा एक्नी आना शुरू हो जाती थी। तो उसमें भारी मिकदार में स्टीरॉइड्स वाले फेशियल्स इस तरह के सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो जब आप ऐसे फेशियल्स कराते हैं तो नुकसान होता है। सो अगर आपको मेडिकेटेड फेशियल्स पे जाना है तो हमेशा 10 डेज़ का विंडो रखें और उससे पहले अपने तमाम प्रोसीजर्स कंप्लीट करें ताकि आपको रिजल्ट्स भी बेहतर आएँ। ठीक है डॉक्टर सानिया, मुझे आपने हाइड्रा फेशियल का जिक्र किया, मुझे बताएं इक्वली जिनकी स्किन ऑयली है या जिनकी स्किन ड्राई है या जिनकी स्किन पे पिंपल्स हैं, सब पे ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट सीरम्स की फॉर्मुलेशंस होती हैं। एक्नी के सीरम्स हो गए या ड्राइनेस के सीरम्स हो गए या ओपन पोर्स हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर सीरम सिलेक्शन की जाती है। इसके अंदर केमिकल पीलिंग एजेंट्स किए जाते हैं यूज़। तो इसलिए हमेशा मैं पेशेंट्स को भी ताकीद करती हूँ और हमेशा मैं शोज़ पे भी बताती हूँ कि मेडिकेटेड प्रोसीजर है, केमिकल पीलिंग एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमेशा डॉक्टर से या डॉक्टर की सुपरविजन में कराएं, टेक्नीशियंस या असिस्टेंट से ये कभी भी चीज़ ना कराएं। उन लोगों के लिए भी इफेक्टिव है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि स्किन जो है वो ड्राई होके डलनेस आ जाती है और ऊपर से ऐसे लगता है जैसे आपकी स्किन उखड़ भी रही है समटाइम? बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। उनके लिए तो ये कह लें कि मैजिकल चीज़ है, क्योंकि जब स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन उनको रिक्वायर्ड है, उनकी स्किन के ऊपर बेसिकली डेड लेयर एक्यूमुलेट जमा हो रही होती है, तो ये उसकी डेड लेयर को रिमूव करता है। जब डेड लेयर रिमूव होगी तो जो भी चीज़ आप अप्लाई करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हैं। सो ये ड्राई स्किन के लिए या पैची स्किन के लिए तो ये कह लेना कि इट्स अ मैजिकल पोर्शन जो आपकी स्किन को बिल्कुल इम्प्रूव कर देता है एक ही सिटिंग में। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हमने सर्दियों में आपने स्किन केयर कैसे करनी है ये तो डिस्कस कर लिया। इक्वली आप लड़कों के लिए भी यही स्किन केयर बताएंगे, उनको भी इसी तरह अपना डिहाइड्रेशन का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आजकल तो लड़के भी इतने ही ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से इतनी अवेयरनेस लोगों में आई है कि लड़के भी इस चीज़ पे अब जाते हैं, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि लड़कों का एक्सपोजर बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है और उनकी स्किन पे क्लिनजिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उनके अंदर ये सेम प्रोसीजर्स ही यूज़ होते हैं लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाती हैं। अगर हम फीमेल और मेल की बात करें, सेम अगर हम स्किन केयर की बात
बात करें तो मेडिकेटेड स्किन केयर मोर और लेस दोनों की सेम होती है, लेकिन ये कि अगर प्रोसीजर्स की बात करें तो थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट करके हम सेम ही चीज़ों को यूज़ करते हैं। दिखने में आपको एक चीज़ लग रही होती है लेकिन अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली आपको बेहतर पता होता है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें क्योंकि अभी उस लेवल की तो सर्दी आई नहीं है, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा आती है तो बहुत सारे लोग धूप में 2-2 घंटे बैठते हैं, so इससे आपकी स्किन में डलनेस। और सेकंड, स्टूडेंट्स जिनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं या जिन्होंने बाहर ज़्यादा जाना है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? सन ब्लॉक तो कह लेना कि सुबह उठ के जैसे आंखें खोलना ज़रूरी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मॉइस्चराइज़ करें देन सन ब्लॉक अप्लाई करें। सन ब्लॉक इतना ज़रूरी है, चाहे आप घर में हैं बाहर हैं, क्योंकि ख़वातीन चूल्हे के सामने जा रही हैं, हीट में जा रही हैं या आगे हीटर्स ऑन हो जाने हैं या धूप में बैठ रहे हैं, तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट रखना है। अब वो लोग जिनके पिगमेंटेशंस के इशूज़ हैं, मिलाजमा हो गया, फ्रेकल्स हो गया या दाग धब्बों का चेहरे पे इशू है, वो धूप में बैठने को अवॉइड करें। अगर आपको धूप में बैठना है तो कमर करके बैठें, चेहरा कभी भी सूरज की तरफ ना करके बैठें और थोड़ी देर के लिए बैठें, ज़्यादा देर के लिए ना बैठें। क्योंकि अगर आप विटामिन डी लेने के लिए बैठ रहे हैं तो कपड़े पूरे पहन के विटामिन डी नहीं आपकी बॉडी में बनता, उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स ही ऐड करने पड़ते हैं। सो बेहतर ये हल होता है कि आप किसी शेड में बैठें, छाँव में बैठें, जहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़रूर फील हो रहा है अगर आप सर्दी से बचना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ धूप में डायरेक्टली मत बैठें क्योंकि ये आपके पिगमेंटेशन के इश्यूज़ को मज़ीद बढ़ा देगा और ख़ास तौर पे मिलाजमा वाले पेशेंट्स की मिलाजमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट है। जो बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, सुबह उठ के आप अच्छा सा सन ब्लॉक लगा के बाहर जाएं। और वो ख़वातीन जो पर्दा करती हैं वो काले रंग का कपड़ा इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद रंग का कपड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लैक कपड़ा हीट मज़ीद एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी स्किन को डैमेज दे देता है। तो वाइट अच्छी टिप आपने बताई है। अच्छा, आपने अच्छा सन ब्लॉक कहा, सो एक आम तासुर और आम कॉन्सेप्ट लोगों का ये है महंगा तरीन सन ब्लॉक होगा तो वो अच्छा होगा। अच्छा सन ब्लॉक हमने कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? मैं कभी भी प्राइस का मेंशन नहीं करती कि प्राइस महंगी होगी तो चीज़ अच्छी होगी। आपको समटाइम्स बहुत सस्ती चीज़ भी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो मेरे जैसा बंदा प्रेफर करता है कि मैं सस्ती चीज़ को लूँ अगर मुझे रिजल्ट्स उससे भी ठीक मिल रहे हैं। सो अच्छा सन ब्लॉक ये है कि अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ड्राई स्किन है तो ऑल स्किन टाइप वाला सन ब्लॉक SPF 50 एंड अबव, जिसके ऊपर सन प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा होता है SPF 50 एंड अबव, और उसके साथ 2 या 3 प्लस के साइंस होते हैं। सो वो वाला आप सन ब्लॉक यूज़ करें। और जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक SPF 40 एंड अबव वाला यूज़ करें। तो ये सिंपल सा टिप है, लेकिन मेडिकेटेड यूज़ करें, ब्यूटी ग्रेड सन ब्लॉक्स नहीं यूज़ करने क्योंकि वो आपकी स्किन को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। अब कुछ लोग मेकअप की वजह से वो वाले सन ब्लॉक भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। वो लोग जिनकी स्किन पे पिंपल्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं, अब आपको पता है शादियों का सीज़न भी है तो लोगों ने मेकअप वगैरह भी करना है, तो उन्होंने कितनी देर पहले अपनी स्किन की केयर करानी है और ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी स्किन अच्छी हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अब जो पिंपल्स वाले लोग हैं, अब मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स लगते हैं उसमें रिकवरी आने में, मतलब 2 वीक्स के बाद रिकवरी आना शुरू होती है और 3 से 4 हफ्ते लगते हैं आपको ट्रैक पे आने पे, आपकी स्किन को ट्रैक में आने में। तो उसमें सबसे बेहतरीन और क्विक सोल्यूशन जो होता है, केमिकल पील्स बहुत अच्छे होते हैं, लेजर्स एक्नी के बहुत अच्छे होते हैं और विद इन 3 to 4 डेज आपकी सारी एक्नी को ये सेटल कर देते हैं। सो जो अब क्योंकि ये इवेंट्स वाला सीज़न है, शादियों का सीज़न है, तो कई लोग अब आना शुरू हो गए हैं कि मेरे एक्नी है और 10 दिन के बाद घर में शादी है, तो सिंपल सा उसका सोल्यूशन है, स्ट्रेट अवे गो फॉर एक्नी पील विद लेजर कॉम्बिनेशन हम देते हैं और उसमें विद इन 5 to 7 डेज आपकी सारी एक्नी क्लियर हो जाती है। चलें जी, ये तो इतनी आसानी हो गई है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। खाने वाली दवाइयाँ भी साथ होती हैं क्या? नहीं, खाने वाली फिर हम साथ ऐड नहीं करते हैं क्योंकि जब आप प्रोसीजर करा रहे हैं और आपके पास टाइम का विंडो नहीं है, कई ख़वातीन नहीं ले सकती हैं, कई बच्चे अंडर 18 होते हैं, हम नई दवाइयाँ दे सकते हैं, या कुछ मेरे तरह के लोग होते हैं जो गोली नहीं खा सकते हैं, तो फिर उसमें हम दवाइयाँ नहीं देते, तो प्रोसीजर्स पे ही हम रहते हैं, उसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए जी, आपको तो बस वो इलाज चाहिए और आजकल जिस तरह लोग कहते हैं क्विकली ये चीज़ें होनी चाहिए। एक और बहुत चीज़ है कि अगर कोई घर का इवेंट है, अगर कहीं आना जाना है तो आपका रंग भी गोरा होना चाहिए। अच्छा तरीका वो चीज़ जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। इसके अंदर मैं
काउंसल हमेशा करती हूँ कि आपने अपने नेचुरल कलर को निखारना है, ना कि गोरी रंगत की तरफ जाना है। अगर आपका नेचुरल कलर ग्लो कर रहा होगा, एक नेचुरल आपकी स्किन रेडिएशन दे रही है, इल्यूमिनेट कर रही है, आपकी स्किन पे ग्लो आ रहा है, तो वो प्रेफर करें, ना कि आप वाइटनिंग की तरफ जाएं या लाइटनिंग की तरफ जाएं। हाँ ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत आपकी टैनिंग आ गई है तो उस पर ज़रूर करें, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि कोई सेफ़ तरीका ऑप्ट किया जाए तो अच्छी मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स आपको 3 to 4 वीक्स के बाद देती हैं। सो जो भी क्रीम आपको 3-4 डेज़ के अंदर रिजल्ट दे तो समझ आएँ कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़, कोई हार्मफुल चीज़ डली हुई है जो कि आपकी स्किन के लिए एक जहर का काम करती है, जो कि स्किन कैंसर बाद में कर सकती हैं चीज़ें। तो ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई भी अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन करा के लाइटनिंग एजेंट यूज़ करें, हाइलुरोनिक एसिड, मॉइस्चराइजर जब आप यूज़ करेंगे तो एक नेचुरल ग्लो और डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट वो वाइटनिंग इंजेक्शन जो लोग लगवाते हैं, वो क्या सेफ होते हैं? वाइटनिंग इंजेक्शन सेफ होते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी लगवा रहे हैं, अगर आप ओवरडोज करा रहे हैं और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो डेफिनेटली आपको नुकसान देती है, क्योंकि ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के जब टॉक्सिन्स निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी कॉम्प्लेक्शन में निखार आता है, हमारी कॉम्प्लेक्शन लाइटनिंग की तरफ जाती है, ओवरऑल हमारी बॉडी एंटी एजिंग की तरफ जाती है। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप ओवरडोजेज लेंगे, जैसे अगर आप सिंपल पानी भी बहुत ज़्यादा पियेंगे तो वो नुकसान देगा। सो इसी तरह से एक मेडिकेशन को भी आप ज़्यादा लेंगे, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में बैड क्वालिटी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो नुकसान ज़रूर होता है, रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छी जगह से अच्छी चीज़ को हमेशा रिकमेंड करें और उसको ऑप्ट करें। डॉक्टर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे 1-2 केस देखे हैं, अगर आपने अपनी स्किन ब्लीच की है तो उससे आपके रैशेज हो गए तो फौरी तौर पर आपको क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं आइसिंग कर लें, कुछ लोग कहते हैं कोई वेस्लिन वगैरह ज़्यादा से आप उन पर लगा लें। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ब्लीच नहीं करना, क्योंकि ब्लीच आपकी स्किन को डैमेज कर देता है। तो हमेशा स्किन, अगर आपको बालों का इशू है तो बालों के फाइन बाल रुआं जो होता है उसके लिए लेजर्स किए जाते हैं और आपका रुआं भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि अगर आपका ब्लीच से बर्न हो गया है, पहली बात आई रिपीट के ब्लीच नहीं करना, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करता। तो आप सिर्फ ये करें कि अगर आपकी स्किन पे बर्न आ गया तो आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में, या कोई भी माइल्ड स्टीरॉयड, जेंटल सा स्टीरॉयड आप 2-3 बार एप्लीकेशंस करेंगे तो वो आपका ठीक हो जाता है, लेकिन अवॉइड करें ब्लीच को जितना आप कर सकते हैं। चलिए जी, ये आप लोगों के लिए मशवरा है। और स्किन केयर आपने किस तरह से करनी है ये डॉक्टर साहब ने बता दिया। सर्दियों के लिहाज से कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें? पानी ज़्यादा पिए, अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, अपनी स्किन की हाइड्रेशन भी अच्छी रखें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सो ये वो तरीका है कि आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी वाटर इनटेक सर्दियों में अच्छी होगी तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक करेंगे आपके इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात कर रहे हैं जी इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से। वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक्सपोजर क्या है, सेकेंडली वो लोग जिनके इवेंट ऑर्गेनाइज जिन्होंने कराने हैं, सो उन लोगों के लिए टिप्स क्या है, क्योंकि आजकल एक थीम फॉलो किया जाता है। सो आपका थीम और बजट ये बड़ा आजकल मैटर करता है। सो आपको कुछ हम टिप्स भी देंगे कि कितने बजट में आप कौन कौन सा थीम जो है वो फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ जी इवेंट ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, हिरा शफीक, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा कि आजकल हर किसी को शौक होता है कि हमारा इवेंट जो है वो स्पेशल भी होना चाहिए और डिफरेंट भी होना चाहिए। सो आप किस तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती हैं? मुझे असल में शुरू से जब मैंने अपने पेरेंट्स को, मेरे फादर एयर फोर्स में थे, तो तब से मैंने देखा कि कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड और कितना वेल प्लान्ड वो इवेंट्स करते हैं। तब से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई कि इतना ऑर्गेनाइज्ड और इस तरह से इवेंट्स करना मैं भी करना चाहती हूँ। तो यहाँ से मेरी फिर एक पैशन का स्टार्ट। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने मतलब बेस्ट करना होता है, क्योंकि मतलब अगर मेरा कोई इवेंट है तो मैं उस पर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। सो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। लेट्स सपोज अगर किसी का बर्थडे इवेंट है और एक थीम अगर आपने फॉलो करना है, सो मैक्सिमम आपकी तो कैपेसिटी पूरा दिन भी लग जाता होगा। जी बिल्कुल। और इसके अंदर सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं चाहिए होती है,
और जिसने भी अपना इवेंट प्लान करना होता है उनको सजेशन भी यही है कि अपना इवेंट जो है वो कुछ महीने पहले से प्लान करना शुरू करें। 11th आवर पे हर चीज़ मत छोड़ें, क्योंकि उसके अंदर फिर आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन बहुत कम हो जाती है। अगर आप अपने इवेंट प्लानर को या इवेंट मैनेजर को बिफ़ोर टाइम कुछ महीने पहले से सारी गाइडलाइंस दे देंगे, कोई थीम उन्होंने आपने फॉलो करनी है, किस तरह का वेन्यू चाहते हैं, क्या आपका बजट है, तो उसमें आपको बेस्ट जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा। सजेशन क्या देना चाहेंगी कि आउटडोर इवेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है आउटडोर करके उन्हें बहुत ज़्यादा बजट भी चाहिए होता है, क्या वाकई ऐसा है? जी, आउटडोर इवेंट्स के लिए बजट ज़्यादा चाहिए होता है, और स्पेशली जब कस्टमाइज्ड आपको डेकोर चाहिए होता है, कस्टमाइज्ड आपको मेन्यू चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको जहन में रखना चाहिए कि बजट भी आपको फिर उसके लिहाज से थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक टेलर मेड मार्की जो है, जहाँ पे ऑलरेडी एक सेट प्रॉपर बना हुआ है, ऑफ कोर्स वो आपको जेब पे कम भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कस्टमाइज सेटिंग्स चाहिए, कस्टमाइज फ्लावर डेकोरेशन चाहिए, फिर इसके अंदर और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको फ्लावर्स में क्या पसंद है। फिर इम्पोर्टेड फ्लावर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो ये कई चीज़ें आपको जहन में रख के तो फिर बजटिंग करनी चाहिए। सही। और मैक्सिमम मिनिमम आपको कितना टाइम पहले सब चीज़ें अरेंज करनी है? और आपके ऑब्वियसली आप प्लानर के पास जब जाते हैं तो वो आपको 100 चीज़ें बताते हैं कि ये इस तरह नहीं, ये इस तरह होनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि आपने बजट सेट करना है कि आपका बजट कितना है। फिर सेकेंड स्टेप में कि आपने कितने नंबर ऑफ़ इवेंट्स करने हैं। आपको पता है हमारे कल्चर के लिहाज से मेहंदी, ढोलकी ये काफ़ी पसंद की जाती हैं, तो उसके लिहाज से, और फिर अब आजकल जो नया ट्रेंड आया है शहदी का कुछ साल पहले से, तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपको नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने आपने इंडोर करवाना है या आउटडोर करवाना है, किस सीज़न में करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखते हुए फिर आइडियली 6 मंथ्स पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सही। तो 6 मंथ पहले आपको अपने इवेंट के बारे में प्लान करना चाहिए। अच्छा, अब लोग सोशल मीडिया से पिक्चर्स लेके आ जाते हैं कि हमें ऐसा चाहिए। अब समटाइम मेरी गैदरिंग अगर 500 वाली नहीं है और मैं वैसा एक डेकोर उठा के ले आई हूँ, वो मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, अगेन जब आपके पास स्पेशलिस्ट डेकोर पीपल हों, स्पेशल डेकोर आर्टिस्ट हों, जिन्होंने साल से एक्सपीरियंस भी लिया हुआ है, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, तो उनके लिए ये मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता। उनके अंदर ऑलरेडी एक क्रिएटिव स्ट्रीम होती है जिसकी वजह से वो सब कुछ टेलर मेक कर लेते हैं। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कुछ की पॉइंट्स जो कि आप किसी भी इवेंट के हवाले से शेयर करना चाहें। जगह खुली होनी चाहिए, लाइट्स का अरेंज ऐसा होना चाहिए, जो आपको लगता है कि बेस्ट चीज़ें जो अट्रैक्शन में सबसे पहले आती हैं वो क्या क्या हैं? 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। एक आपका जो डेकोर है और दूसरा आपका फूड की क्वालिटी। दोनों चीज़ें अगर क्वालिटी की ना हो तो आपको पता है शादी एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हर इंसान की ज़िंदगी का, और इसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी जब आप चाहते हैं कि उसको अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए, तो उस चीज़ के लिए ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और तीसरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड इवेंट ना मिले तो फिर ना मेहमानों को, आपके गेस्ट को मज़ा आता है, ना आप खुद एंजॉय कर सकते हैं। सो वेल प्लान्ड इवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। सो ये चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप वेल प्लान इवेंट चाहते हैं, सो आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको पहले से प्लान करें, डिस्कस करें, और फिर आप जाकर जो है तमाम चीज़ों की तैयारी शुरू करें। कुछ लोग घरों में इवेंट कराना चाहते हैं, सो उसको आप प्रेफर करेंगी? घर की जो शादी होती है उसका मज़ा ही कुछ और है। जब आपके सारे गेस्ट भी घर में ही ठहर रहे हैं, आपके पास टाइम की लिमिटेशन नहीं है, तो उसके अंदर फिर ज़्यादा मज़ा आता है। जो जिसकी शादी है वो ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं घर की शादी को। यूजुअली लोग अपने घर के लॉन्स के अंदर ही एक आउटडोर सेटअप करते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और उसके अंदर कंफर्ट लेवल भी और होता है ब्राइड और ग्रूम का।
तो काफ़ी लोग अब आजकल यही प्रेफर कर रहे हैं कि या तो वो एक पूरा फार्म हाउस रेंट आउट कर लेते हैं जहाँ पे वो पूरा वीक रहते हैं और अपनी वेडिंग भी उधर ही एंजॉय करते हैं। अच्छा, मेहंदी के इवेंट में आपके पास बड़ी ऑप्शन होती हैं। कुछ लोग उसको थोड़ा सा कल्चरल सा वो टच देना चाहते हैं, कुछ लोग एक स्पेसिफिक थीम लेके चलते हैं। सो ऑप्शन इतनी ज़्यादा है, आपकी रिकमेंडेशन क्या होती है कि जो बजट को भी मीट करे और अच्छा भी लगे? देखिए, मेरी अपनी पूरी कोशिश यही होती है कि क्लाइंट के बजट के मुताबिक खूब से खूब तर हो। जिस तरह मेहंदी इज़ अ वेरी कल्चरल इवेंट, बहुत कल्चर से हमारे क्लोज है, तो उसके अंदर एक ट्रेडिशनल थीम ही फॉलो होती अच्छी लगती है। इसी तरह से जब आप डिकोर के अलावा फूड की भी बात करें तो उसमें भी हम बजाय के कॉन्टिनेंटल कुजीन रखें, हम बिल्कुल देसी कुजीन रखते हैं जिसके अंदर आपको पता है हलवा पूरी पसंद की जाती है या साग मक्की की रोटी पसंद की जाती है और लोग भी ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि सर्दियां हैं आगे जिन लोगों ने अपना इवेंट मैनेज करना है, सो कुछ लोग कहते हैं कि इतना ज़बरदस्त अरेंज होना चाहिए कि वो सर्दी भी फील ना हो, इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है? ऑफ कोर्स वी हैव स्पेस हीटर्स फॉर दैट। जिस तरह से स्पेस कूलर्स होते हैं इसी तरह से स्पेस हीटर्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जब सर्दियों का इवेंट हो और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग फिर एंजॉय नहीं कर पाते। इस चीज़ के लिए कई दफ़ा हम लोग साइड्स कवर कर देते हैं इवेंट की, जिसके अंदर इंडोर आउटडोर दोनों की फील आ जाती है और कोजी इन्वायरमेंट भी हो जाता है। आउटडोर इवेंट के लिए आपका मैक्सिमम मिनिमम बजट क्या होना चाहिए? टोटली डिपेंड्स ऑन, यानी ये आपकी गैदरिंग क्या है, आपका फूड बिल्कुल क्या है? आपका फूड क्या है, आप डिकोर कस्टमाइज चाहते हैं या नहीं, बट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह अगर एक आप आम सा घर में एक अच्छा सा मेहंदी का इवेंट करना चाहते हैं तो उसका बजट तकरीबन 5 लाख 6 लाख में हो जाना चाहिए। अच्छा इवेंट हो जाता है आपका। बिल्कुल एक मुनासिब सा, और देन स्काई इज द लिमिट। सही सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आप? अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं। अगर आप महज़ब माशरों को देखें तो उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि वो सब डिसिप्लिन है, प्लान्ड एक चलते हैं। और मैंने अपनी जो मेरी स्ट्रीम ऑफ वर्क है उसमें भी मैंने यही देखा है कि आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब आप डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से चलें। एंड आई थिंक बहैसियत कौम हमें भी नज़्म ज़ब्त के ऊपर चलना। और आई मस्ट से कि आपकी ज़िंदगी की कामयाबी का राज भी यही है। इन दी एंड आप कामयाब होंगे तभी जब आपने हर चीज़ प्लान करके अपनी ज़िंदगी में की होगी। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ना ख्याल रखिएगा, आपसे कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।